हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार की थाली में जो खाना परोसा जाए वो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पूरी तरह सुरक्षित भी हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो हम खा रहे हैं वो सच में सुरक्षित है? पिछले कुछ समय में मिलावटी मसालों, नकली घी, खराब क्वालिटी के तेल, मिठाइयों और पैकेज्ड फूड को लेकर कई खबरें सामने आई हैं। त्योहारों के समय तो मिलावट की शिकायतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में हर उपभोक्ता के मन में एक सवाल उठता है, आखिर हमारे खाने की गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी है? और इसका जवाब है FSSAI, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। FSSAI यहां पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये संस्था सिर्फ नियम बनाने का काम नहीं करती, बल्कि ये भी यहाँ पर सुनिश्चित करती है ये संस्था कि बाजार में मिलने वाले खाद्य पदार्थ तय मानकों के अनुसार हों, उन पर सही लेबलिंग हो और उपभोक्ताओं तक सुरक्षित खाना पहुंच सके। लेकिन क्या सिर्फ सरकार और FSSAI की जिम्मेदारी है या फिर हम उपभोक्ताओं की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? क्या हम खरीदारी करते समय FSSAI लाइसेंस नंबर देखते हैं? क्या हम एक्सपायरी डेट और पैकेजिंग पर लिखी जानकारी पढ़ते हैं? और अगर कोई गड़बड़ी दिखे तो क्या हम उसकी शिकायत करते हैं? इन्हीं तमाम अहम सवालों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि FSSAI कैसे काम करता है, आम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मिलावट से कैसे बचा जा सकता है और सुरक्षित खाने के लिए हम सबकी क्या भूमिका है। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के रिएक्शंस आपको सुनवाते हैं। में FSSAI का लोगो या कोड लगा रहता है, जिससे पता चल जाता है कि हम वो प्रोडक्ट ब्रांडेड है या फिर नकली है। और भी चीजें हैं बहुत सारी, जिससे हम पता चल जाता है उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट से, एक्सपायरी डेट से कि वो नकली है कि असली है। हम लोग जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं पहले तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, क्या वो हमारे उसमें एक्सपायरी है या नहीं है। और जहां तक हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ब्रांड में ही, बड़े ब्रांडों में जाए जहां हमको ये सब एक्सपायरी डेट और सारा मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल उटेल सारा दिया जाए। और ज्यादातर कोशिश करते हैं कि छोटी दुकानों से या फिर खुले पदार्थ ना लें हम लोग। ये जब हम मार्केट में जब हम कोई सामान लेने जाते हैं, ठीक है, तो जो पैकेट फूड है उसमें तो मेंशन रहते हैं इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो हम इसकी मान सकते हैं कि ये इसकी क्वालिटी और प्योरिटी सही है। लेकिन जो ओपन प्रोडक्ट है, जैसे आप मिठाइयाँ ले लें, पनीर ले लें और भी ऐसे ओपन खाद्य जो है, तो उस पे आम आदमी नहीं डिसाइड नहीं पता कर पाएगा कि ये प्योर है, कि इसकी क्वालिटी अच्छा है, क्योंकि उसके मतलब FSSAI की तरफ ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि वो आम आदमी जान पाए। एक भारत की संस्था है जो खाने की गुणवत्ता को लिए नियम बनाती है। क्या लगता है, इसको कभी चेक किया आपने? खाद्य पदार्थों को देखा है, ध्यान दिया है? हाँ सर, उसमें टैग लगा रहता है। हम लोग डेट देखते हैं, डेट एक्सपायरी है कि नहीं है, ज्यादातर यही देखते हैं। FSSAI के बारे में कितनी जागरूकता नहीं है उसमें, अभी तो अपने नहीं देख पाते हैं इसमें। हम लोग बाजार खरीदने जाते हैं तो हम लोग ये गौर नहीं करते, उसमें ज्यादातर हम उसकी नई पैकिंग की उसकी डेट भर चेक कर लेते कि इसकी डेट वैलिड है कि एक्सपायरी हो गया, इतना भर गौर करते हैं। बाकी आम जनता तो वो भी नहीं करती। कुछ प्रोडक्ट में तो चेक करते हैं, बाकी सभी में तो नहीं करते हैं। अब कुछ प्रोडक्ट जो थोड़ा कॉस्टली होते हैं तो उनमें थोड़ा देखना पड़ता है, बाकी जो माइनर चीजें उनमें ज्यादा गौर नहीं। क्या चेक करते हैं भाई? उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, डेट और प्राइस वगैरह, बस इसके अलावा। और चलिए, हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। RR देवांगन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि अधिकारी फूड एंड ड्रग कंट्रोल में हैं। और RR देवांगन जी, आपसे मेरा सवाल होगा, सबसे पहले आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए कि FSSAI है क्या और ये क्यों महत्वपूर्ण होता है? FSSAI सेंट्रल के जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, उसके अंदर रेगुलेटरी बॉडी है जो नियम वगैरह बनाती है, उसको लागू करते हैं। जो अलग अलग स्टैंडर्ड जो बना हुआ है तो फूड को लेके, जो खाद्य पदार्थ है उनको लेके स्टैंडर्ड बनाती है और उनको नियम बनाती है। अच्छा, राज्य फूड सेफ्टी विभाग से FSSAI कैसे यहाँ पर डिफरेंशिएट करें उसको? जी, FSSAI का काम है नियम बनाना, रेगुलेटरी बॉडी है सेंट्रल लेवल पे। फिर राज्य शासन के जो फूड सेफ्टी विभाग है वो उनको मतलब उसमें
इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, FSSAI इसका जो लाइसेंस है वो देखकर जो उपभोक्ता है, जैसे मैं हूं, मैं क्या समझ सकती हूं उसको देखकर? FSSAI लाइसेंस नंबर देखकर उपभोक्ता ये समझ सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो FSSAI द्वारा अप्रूवल प्राप्त है, उनको लाइसेंस मिला हुआ है। लेकिन सिर्फ हम FSSAI लाइसेंस नंबर देखकर ही हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं समझ सकते। उनकी क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स ये देखना रहता है उसमें अलग से कि क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स है, किस क्वालिटी का है, वो एक अलग है। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। और ये लाइसेंस वैध है या नहीं, ये कैसे समझा जाए? ये लाइसेंस की वैधता हम फॉस्फोर्स की वेबसाइट में सर्च कर सकते हैं कि ये लाइसेंस वैध है कि नहीं, उसमें दिखा देता है शो। ठीक है, तो जो मिलावटी चीजें हम देखते हैं वहां पर सबसे ज्यादा किस तरह की खाद्य मिलावट सामने आ रही है? ये भी खाद्य मिलावट में जैसे दूध है, पनीर है या दूध से बने प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं, जिनका हम लगातार जांच कर रहे हैं। और अभी हमारे छत्तीसगढ़ स्तर पे एक एनालॉग पनीर है, उनको बैन भी किया गया है। अच्छा, घर पर क्या मिलावट की पहचान की जा सकती, कोई ऐसा आसान तरीका होता है? प्राइमरी स्तर पे किया जा सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट का। बाकी अगर उनका एक सही में उसका जांच किए तो उसके लिए लैब भेजना अनिवार्य। अच्छा, त्योहारों के दौरान हम देखते हैं कि ज़्यादा जो मिलावटी चीज़ें हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं मार्केट्स में। तो त्योहारों पर FSSAI विभाग किस तरीके से काम करता है? क्या कोई अलग गाइडलाइंस होती हैं? किस तरीके से एक्शन लिया जाता है? त्योहारों में जैसे दूध से बने प्रोडक्ट है, मैक्सिमम यहाँ पर जो कल्चर है उसके हिसाब से, तो उसमें कंजप्शन बढ़ जाता है। तो इस दौरान हमारे हेड ऑफिस लेवल पे भी एक ऑर्डर आता है या हम अपने स्तर पे जिले स्तर में भी सघन जांच करते हैं। खासकर इन्हीं प्रोडक्ट में फोकस करते हैं जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है या मिठाई जो बनाने वाले हैं, इनके जांच के लिए अपन सैंपल लेते हैं। अगर कहीं पर कुछ गलत पाया जाता है तत्काल में तो नष्ट कराते हैं और फर्म के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। ठीक है, हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ गए हैं, मनीष स्वामी जो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि नकली और असली खाद्य उत्पाद की पहचान कैसे करे उपभोक्ता? नमस्कार सोनाली। असली और नकली फूड है, जैसे त्योहारों पे बात करेंगे तो मावा, घी, पनीर और मिल्क प्रोडक्ट जो है वो चूंकि मांग बढ़ती है तो इसको लेके जो है कुछ जो मिलावट करने वाले व्यापारी हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और उसमें तरह तरह की मिलावट करके जो है मार्केट में माल खपाने का प्रयास करते हैं। उसको लेके मेरा यही मानना है कि घरों में बैठकर भी आप कुछ प्राइमरी टेस्ट करके भी आप बहुत सारे जो है टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि टिंचर आयोडीन यदि आपके पास है तो स्टार्च के सारे परीक्षण हो जाते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि टिंचर आयोडीन से आप मावे में, दूध में या पनीर में कोई स्टार्च प्रोडक्ट मिलाया गया है तो एक ब्लू रंग देता है टिंचर आयोडीन, जो कि मेडिकल शॉप पे इजीली अवेलेबल है। उससे आप स्टार्च का टेस्ट करवा सकते हैं। और यदि आपको बहुत आगे तक का टेस्ट कराना है तो एक प्राइमरी जो है हमारे सभी जिलों में एक मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन जो कि विभिन्न मार्केट्स में विभिन्न जो चौराहे हैं उस पर रोटेट करती है, वो पूरा उस पर जागरूकता अभियान चलाती है। वहां पर भी जाके वेंडर्स जो है चेक करा सकते हैं या खाद्य विभाग का जो हमारा ऑफिस होता है जिले का, वहां जाके भी सैंपल देके और मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से प्राइमरी टेस्ट तो करा ही सकते हैं कम से कम। ठीक है सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, चूंकि त्योहारों के मौसम में, अभी चूंकि त्योहारों का सीजन आने वाला है, त्योहारों के मौसम में हम देखते हैं कि कई जैसे मिठाइयाँ हो गए, पनीर हो गए, दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट की चीज़ें देखने को मिलती है। एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर मैं आपसे पूछना चाहूँगी किस तरीके से एक्शन की यहाँ पर लिया जाता है अलग अलग दुकानों पर, क्योंकि हम देखते हैं कि छापेमारी होती है, क्या कुछ उस टाइम प्रोटोकॉल होता है आप लोगों का? देखिए, एक तो त्योहारों के मौसम पे हमारा जो सैंपलिंग का जो टारगेट है वो भी हम बढ़ा लेते हैं। लगभग दुगने जो है सैंपल्स हम लेना चालू करते हैं। उसके बाद जो है एक दल बनाए जाते हैं अलग अलग एरियाज के हिसाब से। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में अलग
और दल बना के काम करने के बाद फिर यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखता है कि मिलावटी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है, तो उसको हम तुरंत ही सीज कर देते हैं, उसको मार्केट में जाने से रोकते हैं। और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता लैब से, तब तक उसका डिस्पोजल नहीं करते। जी। अच्छा, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि शिकायत कहाँ पर करें। अगर मान लीजिए कि कोई किसी होटल में गया, वहां पर गंदगी मिली या फिर जो खाने की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा खराब मिली, तो ऐसे में शिकायत कैसे की जा सकती है, कहाँ पर करें शिकायत? देखिए, प्रत्येक जिले का अपना एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो लगभग हर जिले में होता है। और यदि जिले का नंबर नहीं मिल पाता है तो आप फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप है, एक एफएसएसआई ने जो लॉन्च किया है, फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पे जाके और आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपने डिटेल्स डालेंगे तो उस जगह का प्रीमाइसेस का एड्रेस डालना होगा। ऐसे बहुत छोटी सी फॉर्मेलिटीज है, 2 से 3 मिनट में आप फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पे शिकायत कर सकते हैं। वो सीधी शिकायत जो है दिल्ली एफएसएसआई ऑफिस से होते हुए हमारे पर्टिकुलर जिले, पर्टिकुलर एफएसओ तक पहुंच जाती है। ठीक है। आर देवांगन जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि हम देखते हैं कि जो ठेले वाले होते हैं या फिर स्ट्रीट फूड्स वाले होते हैं, वो किसी तरह का जो लेबलिंग है वो नहीं करते। ऐसे में क्या वहां पर भी एफएसएसएआई जो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, वो जरूरी होता है? क्या वहां पर भी कुछ चेक करने का प्रावधान होता है? ये फूड प्रीमाइसेस है, चाहे वो छोटे हॉकर के रूप में रहे, चाहे होलसेल या मैन्युफैक्चरिंग में है, सभी जगह एफएसएसआई लाइसेंस लेना अनिवार्य है। और इसके लिए भी हम लोग सतत निरीक्षण करते हैं अलग अलग जो ठेले हैं, और इसमें जो लूज प्रोडक्ट है उनके लिए तो पैकिंग जरूरी नहीं है। और क्योंकि ठेले जो तुरंत प्रिपेयर करते हैं, तुरंत बेचते हैं, तो उनमें भी साफ सफाई के लिए वही मानक है जो बड़े जगह के लिए है, उनको साफ सफाई रखना है, उनको भी लाइसेंस लेना है। वहाँ पर भी सतत निगरानी रखी जाती है, जाँच किया जाता है। अच्छा, हम देखते हैं कि पैकेट जो हम किसी भी खाद्य पदार्थ का खरीदते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट और बेस्ट बिफोर लिखा होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? एक्सपायरी डेट जनरली जो 2-3 महीने के, मतलब 2-3 दिन या 6 दिन जैसे प्रोडक्ट है, उस तरीके से प्रोडक्ट के लिए एकदम एक्सपायरी डेट होता है। लेकिन एक बेस्ट बिफोर डेट है, जो बेस्ट बिफोर डेट है, तो उससे पहले तक के लिए हम उसे कंजप्शन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। वो दोनों लगभग सेम ही हैं। ओके। मनीष गोस्वामी जी, नेचुरल, ऑर्गेनिक और हेल्दी जो ऐसे दावों की जांच कौन करता है, कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है? देखिए, नेचुरल, ऑर्गेनिक या हेल्दी उत्पाद जो है, इस तरह का जो प्रोडक्ट है, फूड जो टेस्टिंग लैब है हमारी, राज्य खाद्य प्रयोगशाला जहाँ भी है या सेंट्रल फूड लेबोरेटरी है, वो करती है। और हेल्दी दावों से रिलेटेड यदि कोई विषय है तो इसमें संबंधित जो कंपनी है उसको जो भी हेल्दी प्रोडक्ट के दावे हैं उसको क्लेम को खुद प्रूव करना होता है कि उन्होंने हेल्दी क्लेम क्यों डाला हुआ है। तो और बाकी जो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है या जैविक उत्पाद है कि नहीं, वो लैब में टेस्ट हो सकता है। मनीष जी, चूंकि स्विगी जोमेटो से भी आजकल बहुत लोग खाना मंगाते हैं, तो क्या उस पर भी किसी तरह का जो एफएसएसएआई निगरानी होती है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल। स्विगी जोमेटो जो की डिलीवरी पार्टनर होते हैं रेस्टोरेंट्स के या होटल्स के, उनको भी फूड लाइसेंस लेना है। परिवहन का एक लाइसेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन का, उनको अपने आप को एफएसआई में रजिस्टर कराना है, और वो प्रॉपर टेम्परेचर पे, प्रॉपर हाइजीनिक मैनर में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं नहीं, ये दायित्व विभाग का है। तो वो भी लाइसेंस के दायरे में और एफएसआई के दायरे में। सर, बच्चों के लिए कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें ज्यादा मिलावट होती है और जो पेरेंट्स हैं उन्हें कैसे ध्यान रखना चाहिए? बच्चों के लिए जनरली जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, मिल्क में पानी की मिलावट या अन्य मिलावट हो सकती है, तो पेरेंट्स को ध्यान देना है कि जहां से भी मिल्क ले रहे हैं उसको जो है एक प्रॉपर तरीके से टेस्ट करवा के ही जो है घरों में लें। उसके बाद कुछ जो जंक फूड हैं और चाइनीज फूड हैं, इस तरह के भी बच्चे जो है लेते हैं, तो प्रतिष्ठित दुकान से प्रॉपर पैकिंग के साथ हो, इस तरह का ध्यान जरूर रखना है हमको।
ठीक है। आर देवांगन जी, आपसे सवाल होगा कि क्लाउड किचन के लिए क्या कुछ अलग नियम है? क्लाउड किचन के लिए भी वही नियम है जो रेस्टोरेंट वगैरह में जो रहता है साफ सफाई का जो लाइसेंस लेना है, वो क्लाउड किचन के लिए भी सेम। अच्छा, स्कूल कैंटीन के कुछ अलग मानक हैं क्या? क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि कई बार जो सही चीजें हैं वो नहीं परोसी जाती हैं, तो ऐसे में वहां पर किस तरीके से निगरानी रखी जाती है आपकी टीम की ओर से? जितने भी जो कैंटीन है, स्कूल कैंटीन वगैरह है, उसमें भी जो कैंटीन के जो रेस्टोरेंट वाले मानक ही हैं, और साथ ही साथ इसमें और एक अलग है कि जो जंक फूड, इसमें ज्यादा से ज्यादा शुगर है या इस तरीके से चीजों का सेल नहीं करना है करके हम इस चीज को लेकर भी जागरूक करते हैं उनको। तो ये जितने भी खासकर स्कूल कैंटीन है उसमें इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है या सेल नहीं करना। ठीक है। मनीष स्वामी जी, अगर किसी को छोटा फूड बिजनेस यहाँ पर शुरू करना है तो FSSAI से जुड़ी कौन कौन सी यहाँ पर प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसे उसे पूरा करना होगा? देखिए, एक बहुत सिंपल सा एक पोर्टल बना हुआ है फॉस्कॉस करके, और उसमें कोई भी व्यक्ति जिसके पास जो है मोबाइल है तो वो खुद घर में बैठ के अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज जो हमारे यहाँ कुछ सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के, MP ऑनलाइन सेंटर्स हैं या अन्य सेंटर हैं, वहां जाके भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। और छोटा बिजनेस यदि चालू करना है तो फीस भी बहुत कम है, मात्र 100 रुपए में। यदि 100 रुपए फीस है, एक फोटो और एक ID प्रूफ का उनको देना होता है वहां जाके, और अप्लाई हो जाता है। ऐसे उनका टर्नओवर भी अभी गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, तो पहले 12 लाख रुपए तक का जो क्राइटेरिया था उसको बढ़ा के हमने जो है वो करीबन 1.5 करोड़ हो गया जी। ठीक है। मनीष जी, एक और सवाल कि अगर किसी फूड बिजनेस वाले के पास ये लाइसेंस नहीं है तो उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? ठीक है। आर देवांगन जी, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या कुछ कार्रवाई होती है अगर लाइसेंस नहीं मिला तो? सर, किसी के यहाँ लाइसेंस नहीं है तो विदाउट लाइसेंस का जो 63 है हम लोग का जो धारा है फूड सेफ्टी यानी स्टैंडर्ड एक्ट के अंदर में, आर्टिकल 63 के अंदर विदाउट लाइसेंस का केस लगता है। पहले इसमें CGM कोर्ट में लगती थी जिसमें सजा का प्रावधान है, लेकिन अभी संशोधन के बाद उसमें पेनल्टी का प्रावधान है। जो AO के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उनके अंदर एक केस लगता है विदाउट लाइसेंस। ठीक है। मनीष स्वामी जी, लाइसेंस बनवाने में सबसे जो कॉमन गलती है वो क्या की जाती है? लाइसेंस बनवाने में सबसे कॉमन गलती ये होती है कि लोग जो गवर्नमेंट पोर्टल से या किसी कंसल्टेंट के माध्यम से या किसी CA के माध्यम से लाइसेंस अप्लाई करते हैं, तो वो अपना मोबाइल नंबर ना डाल के, कई बार ये कंसल्टेंट जो है अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम और अपना मेल ID डाल देते हैं। नाम भले ही प्रोप्राइटर का हो, 90% केसेस में कंसल्टेंट से या किसी सेंटर से अप्लाई करवाते हैं तो मोबाइल नंबर और मेल ID जो है वो उनका आ जाता है। ऐसी स्थिति में हमको यदि कांटेक्ट करना होता है, कोई क्यूरी डालनी होती है या कुछ भी होता है, तो वो सीधे प्रॉपर वेंडर तक ना जाके वो जो है कंसल्टेंट या इनके थ्रू जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि बार बार जो उपभोक्ता है वो उनके पास ही जाए रजिस्ट्रेशन कराने, अपने खुद से मोबाइल जो है यूज करके ना कर पाए। तो सबसे पहली गलती तो ये हमको सुधरवाना है लोगों को कि अपना मोबाइल नंबर और अपना मेल ID जरूर डलवाएं। ठीक है सर, एक और सवाल होगा कि खाद्य सुरक्षा विभाग के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या है? खाद्य सुरक्षा विभाग के मुझे लगता है कि जो अदर स्टेट से या अदर जो लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट्स हैं वहां पर चेक करने की आवश्यकता है। कुछ अमला कम होता है, लेकिन यदि प्रॉपर तरीके से पूरा अमला हो तो वहां चेक करने की बहुत आवश्यकताएं हैं, क्योंकि यदि हम ट्रांसपोर्टेशन रोक देंगे तो बहुत कुछ कंट्रोल एडल्ट्रेशन पे किया जा सकता है। ठीक है सर। आर देवांगन जी, क्या FSSAI का लोगो होना इसका मतलब ये होता है कि जो हम फूड ले रहे हैं वो पूरी तरह से यानी कि 100% सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि जो FSSAI लाइसेंस तो लिए हुए हैं, कई फर्म ऐसे होते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट जो नॉर्म्स है FSSAI के उसको पूरा नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोग समय समय पे जितने जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है तो जांच के लिए नमूना लेते हैं, जांच करते हैं,
और अगर कोई गलत पाया जाता है तो वो एक्ट के अंदर में जो प्रावधान है उसके अनुसार करते हैं। तो ये सिर्फ एफएसएसआई के लोगों को देख के हम ये नहीं कह सकते कि हम ये सुरक्षित है पूर्ण रूप से और उसमें कोई शिकायत नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है। हम कई बार देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो कई बार एक्सपायरी डेट को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं आपके जरिए समझना चाहूंगी कि क्या एक्सपायरी डेट अगर किसी चीज का हो गया है तो उसके 1 या 2 दिन बाद भी खाना उतना ही हानिकारक है? कि उसमें अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1-2 दिन में ऐसे तुरंत चेंज नहीं होता है, लेकिन एक हमको एक डेट एक निर्धारित करना पड़ेगा इस चीज के लिए। जो भी नॉर्म्स जब बना है तो एक डेट निर्धारित करना पड़ता है। तो उस डेट के आगे बिल्कुल भी उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को। उससे जब कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेट है उससे पहले ही खाएं, उससे बिल्कुल उसके बाद कंज्यूम नहीं करें। ठीक है मनीष सर, फूड सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर चूंकि मिलावट रोकने के लिए अलग अलग तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिससे मिलावट को तुरंत पकड़ा जा सके जो आप लोग यूज करते हो? बिल्कुल। अभी हमारे पास जो एफएसएसआई से मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन मिली है, एक मैजिक बॉक्स भी दिया गया है। तो हमारे जिलों में लगभग सभी एफएसओ ये यूज कर रहे हैं और उसका अच्छे परिणाम मिल रहे हैं कि हम मोबाइल फूड टेस्ट नेक्स्ट से प्राइमरी टेस्ट करवा के और जहां एडल्ट्रेशन हो वहीं पे फोकस करने का काम करते हैं। और मैजिक बॉक्स जो कि हाथ में होता है उसमें प्राइमरी टेस्ट कुछ किट होती है, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम प्राइमरी टेस्ट कर लेते हैं और इसमें हमको जो है एक ऑथेंटिक सैंपलिंग जो है वो प्रोसीजर फॉलो होता है उससे। ठीक है, चलिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जो ये महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो हम तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है कि जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें अब पता चल गया होगा कि एफएसएसएआई है क्या और आप क्या कुछ देखें कुछ भी लेने से पहले ताकि आप तक सुरक्षित खाना पहुंच सके।